नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कथित लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सख्त कानून बनाने की सरकार की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समान या विपरीत सेक्स के ही क्यों ना हो। और कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। अदालत ने यह भी कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ योगी कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इससे पहले 20 नवंबर को गृह विभाग ने न्याय और विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। तो प्रस्ताव के मुताबिक गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं के बाद गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी और इस ड्राफ्ट को रिव्यू के बाद कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। लेकिन जो सरकार की मंशा है उसके विपरीत हाईकोर्ट की यह टिप्पणी है, यह फैसला है जिसमें कहा गया कि संविधान जो है वो सबको अधिकार देता है अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का और किसी की व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी करने का अधिकार किसी और को नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर कि जो सरकार की मंशा है वो किस तरफ जा रही है और कानूनी जो एंगल है वो क्या कुछ कहता है। तो प्रस्ताव के मुताबिक यदि दोषी पाए गए तो 5 साल की सजा होगी और 3 बार ड्राफ्ट में बदलाव किया गया है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे तो हरियाणा से भी इस पे सहमति बनी। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी कहा कि इस पे हम सहमत हैं, इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। उसके बाद यह आवाज मध्य प्रदेश तक पहुंची और वहां के गृह मंत्री, उनका बयान आया कि सख्त कानून बनाया जाएगा। कर्नाटक से भी ऐसी आवाजें उठने लगी। कुल मिला के एक तरफ जहां जहां यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां इस पे जोर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है, यह फैसला है, वो कहीं ना कहीं एक नई बहस को जन्म दे रहा है। तो सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार में इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था और सलामत अंसारी, प्रियंका खरवार एफआईआर रद्द करने और सुरक्षा देने की उन्होंने मांग की है। तो कोर्ट ने माना कि प्रियंका उर्फ आलिया की उम्र का कोई विवाद नहीं है। चूंकि उम्र को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा था, कोर्ट ने प्रियंका उर्फ आलिया को अपने पति के साथ रहने की छूट दी है। चूंकि उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए थे पति पे अपहरण के और कई दूसरे धर्म परिवर्तन के, लेकिन दोनों ने सहमति से शादी की, सहमति से साथ में रह रहे हैं। इस पे कोर्ट ने कहा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं, दोनों बालिग हैं और कानून यह अधिकार देता है कि चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो। तो अब ऐसे में एक नई बहस को जन्म जरूर मिल चुका है और इसी पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कानूनी एंगल क्या है, टेक्निकल चीजें क्या कहती हैं और जो सरकार कह रही है उसके पीछे की क्या मंशा है। क्योंकि एक सियासत का मुद्दा भी रहा है, इस पे राजनीति भी हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब हुआ है। लेकिन अब कैसे देखा जाएगा इस टिप्पणी के बाद? क्या दोबारा से सरकार इस पर विचार करेगी, सोचेगी, या फिर कोई और तर्क दिया जाएगा? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस मामले को लेकर फैसला दिया है वो जरूर कहीं ना कहीं सरकार के लिए सोचने पे मजबूर करता है कि जो कानून लाने की तैयारी की जा रही है वो कितना सही है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या असर होगा, उसका क्या नतीजा होगा, क्या उसके साइड इफेक्ट भी होंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं और उनका जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज की बहस में भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी एंगल क्या कहता है और जो सरकार की मंशा है उसके पीछे क्या वजह है, विपक्ष इसे किस नजरिए से देखता है। क्योंकि अलग अलग एंगल से यह पूरा मामला केंद्र में दिखाई दे रहा है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या इसका असर होगा, क्या यह फायदेमंद होगा, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, क्या यह राजनीतिक मंशा से लिया गया फैसला है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है।
ये कई सवाल हैं जिनका लगातार हम जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाने की प्रक्रिया, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हो, चाहे मध्य प्रदेश से इसकी आवाज आई हो, कर्नाटक या फिर हरियाणा, जहां जहां से आई है वहां वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां, ये फैसला है, वो उन सरकारों को सोचने पे मजबूर करेगी कि संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और क्या कानून का जो नजरिया है उससे अलग सरकारों का नजरिया होगा, क्या देखने का या समझने का जो एंगल है वो अलग अलग है। ऐसे कई सवाल होंगे। तो यूपी में सख्त कानून बनाने की सरकार की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह एक अहम फैसला दिया है और अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यह भी कहा कि कानून दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता है, चाहे वो समाज या विपरीत सेक्स के ही क्यों ना हो। कुशीनगर के रहने वाले, दरअसल ये जो मामला है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है वो कुशीनगर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून एक बालिग स्त्री या पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। यह अदालत की टिप्पणी है। और यह भी कहा कि उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता। दूसरी तरफ योगी कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इससे पहले 20 नवंबर को गृह विभाग ने न्याय और विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। तो अब क्या इस पे फिर से सरकार विचार करेगी या फिर जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जो टिप्पणी की है, उसको किस नजरिए से देखा जाएगा? विपक्ष इस पूरे मामले को कैसे देखता है? अलग अलग एंगल और अलग अलग मेहमानों के साथ चर्चा हम करेंगे, इस पे जानने की कोशिश करेंगे। कानूनी एंगल क्या है, संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, सरकार जो कह रही है उसके पीछे क्या मंशा है। तो क्या इस तरह का फैसला, क्या इसे सियासी नजरिए से देखा जाना चाहिए? जो कानून बनाने की बात की जा रही है, क्या उसके पीछे सियासी नफा नुकसान है? क्योंकि विपक्ष कई दफा, विपक्ष के कुछ नेता, हालांकि उनमें भी एकजुटता दिखाई नहीं देती, विपक्ष भी कई बार इस मसले पे बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो कुछ इसके खिलाफ है, कुछ इससे असहमति रखते हैं, कुछ ये कहते हैं कि संविधान जो अधिकार देता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो सवाल यही है और कई टेक्निकल पहलू भी हैं इस पे, उन सबको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 19 अगस्त 2019 को शादी की थी अपनी सहमति से। प्रियंका और सलामत को अदालत हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखती, यह भी आज की टिप्पणी में शामिल था। उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता। तो सरकार भी दो बालिग लोगों के संबंध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये टिप्पणियां जो हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की हैं, यानी जो फैसला सुनाया गया उनमें, उस फैसले में इन बातों का जिक्र किया गया, चाहे दोनों बालिग समाज या विपरीत सेक्स के ही क्यों ना हो। और इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लागू नहीं होता है, क्योंकि जो लड़की के परिवार वाले हैं उन्होंने कई तरह की कार्रवाई की मांग की थी, मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसमें अपहरण भी शामिल था, उसमें धर्म परिवर्तन भी शामिल था कि जबरन कराया गया, लड़की नाबालिग थी उस वक्त, ऐसा भी दावा किया गया। लेकिन आज जो टिप्पणी की गई उसमें यह कहा गया कि अदालत दोनों को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखती, बल्कि संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, कानून ने जो अधिकार दिए हैं, उस नजरिए से ही इसमें फैसला दिया जाएगा। तो 3 बार चूंकि कानून बनाने की जो तैयारी है वो की जा चुकी है, ड्राफ्ट बना, उसमें बदलाव किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी दायरे में आएंगी। तो यह मसला पिछले कई दिनों से सियासत के केंद्र में भी बना हुआ है। सरकार यह कह रही है कि चूंकि लव जिहाद धोखा देके, गलत तरीके से या फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन करा के जो मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकना मंशा है, धोखाधड़ी को रोकना मंशा है। कोई व्यक्ति नाम बदल के, अपना धर्म बदल के किसी को गुमराह करता है, उससे शादी करता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज का जो फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, वो क्या कुछ कहता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र प्रताप सिंह है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, कीर्ति निधि पांडे है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अंशु अवस्थी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, गौरव मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अलका श्रीवास्तव है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय की। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले मैं गौरव जी आपके पास आऊंगा।
सरकार ये कह रही है कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे, और भी कुछ राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी ये आवाज मुखर होने लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो आज का फैसला है, जो टिप्पणी है, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं? तो गौरव तक मेरी आवाज नहीं जा रही, हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र जी से कानूनी एंगल जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र प्रताप सिंह जी, आप ये समझाएं कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है टिप्पणी करते हुए, और एक तरफ तो वो और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम लव जिहाद पे कानून लाएंगे, उसे सख्त किया जाएगा, इसे कैसे देखा जाए? जो टिप्पणी है कानून के नजरिए से अगर देखें तो क्या कहा जाता है? देखिए, जो अभी निर्णय आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, उसमें कहीं विसंगति नहीं है। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि दो अगर कंसेंटिंग एडल्ट हैं जी, उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें कोई मुझे समझ में नहीं आता कि कोई ऐसा बहस इस विषय पे हो। लेकिन जहाँ तक लव जिहाद की बात है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अभी लव जिहाद को कोर्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया। सबसे बड़ा विषय है, समाज में है, अखबारों में है, हम लोग लव जिहाद के बारे में मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, पर अभी तक कोर्ट ने या किसी कानून ने लव जिहाद को क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमें उसका इंतजार करना है, शायद इसीलिए कानून बनाया जा रहा है। लव जिहाद को हम एक ये देख रहे हैं कि लव जिहाद रिलेटेड है केवल मैरिज से। मुझे लगता है कि कानून के नजरिए से देखे तो लव जिहाद इज अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्राइम, अ पिक्यूलियर मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्राइम। तो उसको उस नजरिए से देखना है। अगर उसमें इसेंस ऑफ क्राइम, इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है तो क्राइम इज क्राइम इररिस्पेक्टिव ऑफ वर्ड। चाहे वो कोई शब्द लव जिहाद डाल दीजिए, कोई शब्द डाल दीजिए, किसी धर्म से जोड़ दीजिए, लेकिन हम क्राइम को क्राइम के नजरिए से देखना चाहिए। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जिसकी ये जिम्मेदारी है कानून बनाना, संविधान की 7वीं अनुसूची अगर मैं गलत नहीं हूं, और तीसरी लिस्ट में उनको अधिकार है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और कानून बनाना। तो राज्य सरकार अपना काम करेगी। देखिए, आग धुआं है तो आग की परिकल्पना है, धुआं है तो आग होगी। इज अ थ्योरी ऑफ कॉजल रिलेशन, जिसे हमने पढ़ा है फिलॉसफी में जी। तो ऑल द प्रोबेबिलिटी इज देयर कि अगर कोई समाज में अपराध दिख रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, चाहे किसी और से नाम पे हो जी, धोखाधड़ी है, अपराध है, उसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ हैं। कहीं कहीं कनेक्शंस जो है आतंकवाद से भी जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए SIT बैठाई जाती है। कहीं कहीं उसका जो कंसर्न है ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड से भी हो रहा है। नाना प्रकार के हो रहे हैं और समाज में दिख रहा है, सरकारें देख रही हैं, पुलिस में FIR हो रही है। ऐसे में अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो बिना कानून के प्रारूप को देखे, बिना उसके ड्राफ्ट को देखे, ये कहना कि कानून नहीं बनाना चाहिए, ये कानून के दायरे में नहीं आता, मुझे लगता है कि एज वकील के नाते मुझे इसको गलत मानना चाहिए और हमें इंतजार करना चाहिए। और मैं इस फेवर में हूं कि कानून बने। गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौरव तक लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही। अंशु अवस्थी, क्या आप सुन पा रहे हैं? बोलिए। अंशु जी, जो सरकार ये कह रही है कि हम लव जिहाद पे कानून लाएंगे, उसकी पूरी तैयारी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आज का फैसला है वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि जो सरकार का नजरिया है और जो कानून का एंगल है, उन दोनों के बाद विपक्ष इस मामले को किस नजरिए से देखता है? देखिए, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके हालात बहुत ज्यादा खराब है। हम ऐसी चीजों की कोरी कल्पना कर रहे हैं जिसके बारे में अभी गौरव जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। ना तो अभी वो आइडेंटिफाइड है, और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री मिस्टर रेड्डी ने पार्लियामेंट में लिखित रूप में इस बारे में बोला है कि लव जिहाद जैसा कोई घटना देश में एक भी नहीं पाई गई। दूसरा, कानपुर में 14 जो मामले थे उनको लेकर SIT गठित हुई थी। कल मैं IG के भी बयान को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि कुछ अंडर एज मैरिज के मामले हैं, लेकिन लव जिहाद जैसा कुछ नहीं दिखता है। तीसरा, सरकार ने जो बिल ड्राफ्ट किया है, ये सुनने में आया है कि उसमें लव जिहाद का कहीं पर भी एक बार उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता दरअसल असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की परिकल्पना गढ़ रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है।
दूसरा, यदि कानून को लेकर बात हो रही तो हम कानूनी तौर पे बात करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बैठे और सभी यहाँ पे प्रबुद्ध लोग बैठे जी। जो भारतीय संविधान है उसकी आईपीसी 493, आईपीसी 494, आईपीसी 495 और 496 में क्लियर बिल्कुल स्पष्ट कानून है कि कोई भी यदि धोखे से धर्म बदलता है, जबरदस्ती धर्म बदलवाता है तो उसके लिए 10 साल की सजा है। हाँ। कोई भी अगर शादीशुदा है उसके बाद शादी करता है, नाम छुपा कर करता है, धर्म छुपा कर करता है, उसके लिए 10 साल की सजा है, आर्थिक दंड है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो कानून बनाना चाह रही है उसमें ये सुनने में आ रहा है कि वो उस सजा को 5 साल करेंगे। हाँ। तो यानी जो कानून पहले से संविधान में मौजूद है उसको तो कमजोर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सिर्फ ओछी राजनीति के लिए इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। असल मुद्दे तो बेरोजगारी है, असल मुद्दे रोजगार की समस्या है, अपराध है। उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उन सभी विषयों से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ इसको डिबेट का विषय बनाया जा रहा है। मैं बीजेपी के साथी से कहूंगा, जितने भी हमारे साथी और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो भारत के संविधान को भी पढ़ें, क्योंकि वो सिर्फ आरएसएस के संविधान को पढ़ते हैं, बीजेपी का जो अपना प्रोपेगेंडा संविधान उसको पढ़ते हैं। भारत का जो संविधान इस देश में पिछले 50 से 70 साल से चल रहा है उसको भी पढ़िए। अगर उसको पढ़ लेते तो शायद आज कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भी ये समस्याएं इनको लेकर पहले से कानून अंतर्निहित है भारतीय संविधान में, उसको कमजोर करने की कोशिश यूपी की सरकार कर रही है, क्योंकि ठीक है, सजा 10 साल की है, ये 5 साल 7 साल की सजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, गौरव जी से इस पे जवाब लूंगा, लेकिन अभी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। कीर्ति जी, आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि इस पे आपकी पहले मैं टिप्पणी चाहता हूं। जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है और जो सरकार पिछले कई दिनों से कह रही है, उस पे बतौर विपक्ष आपकी टिप्पणी क्या? देखिए राजेश जी, माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से एक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति पुरुष होगा के लिए शादी करने में कोई फर्क अंतर नहीं और अपनी जिंदगी जीने का और जहां तक धर्मांतरण का सवाल आता है कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है, लग करके लोग जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं या लड़कियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उसके लिए राजनीति पहले से कानून में व्यवस्था है। धोखा देने के लिए कानून है, मारपीट करने का कानून है, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कानून है। तो सरकार कानून नहीं बनाना चाहती, तो कानून उसका इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने में अंतिम सरकार बेहद बिहार एक न्याय बनाना चाहती। कानून के अंदर घटनाएं सामने आई, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लव जिहाद का नाम दिया और कहा विदेशों से जो फंडिंग हो रही है, वहां के आईजी ने कहा कि इससे विदेशी फंडिंग का लक्षण को दिख रहे हैं। लेकिन आज तक कोई जब तो वहां के आईजी को दे पाए, तब तो सरकार ने आज तक साबित कर पाया इस तरीके के प्रकरण में कोई विदेशी फंडिंग हो रही है। ये सरकार लव जिहाद के नाम से सिर्फ राजनीति करना चाहती है और सामाजिक समरसता को खंडित करना चाहती है। ये देश अपने, ये सरकार अपने क्षमता को छिपाने के इस तरीके के कानून की वकालत करती है। गौरव मिश्रा, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो मैं कई सवाल हैं जो आपसे जानना चाहता हूं। गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं? गौरव जी, विपक्ष ये कह रहा है कि जो ये सरकार कानून लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर करेगा, जाहिर है उस पर सोचना चाहिए, लेकिन बतौर विपक्ष ये कहा जा रहा है कि आप ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए लव जिहाद के मामले को केंद्र में लाया गया है, असल मुद्दे जो है उससे ध्यान हटाने के लिए। देखिए, विपक्ष तो अपना राग अलापता रहेगा, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह समाज में कब तक रहा जा सकता है? यदि कोई छोटी फुंसी है, अगर उस समय उसका संज्ञान नहीं लिया तो वो एक दिन गैंग्रीन और कैंसर बन जाती। और ये लव जिहाद, भले ही इसको कोई भी शब्द आप नाम दीजिए, लेकिन ये मुद्दा तो है ही है। केरल से लेकर के कश्मीर तक का मुद्दा है। चाहे वो आप केरल में देखिए, 4000 से 4500 मामले वहां आते हैं, न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया है। और ऐसे मामलों में आतंकवादी तक पकड़े गए हैं। एनआईए ने जांच भी किया, उस जांच में भी ये बातें साबित हुई हैं।
तो ऐसा नहीं कि ये समस्या नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, कानपुर, मेरठ, बरेली, कुशीनगर, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं न हो रही हो। छद्म रूप से, धोखे से बच्चियों को बहला फुसला करके पहले प्यार में उसको फुसला लेना और फिर उसको जबरन धर्म परिवर्तित करने पर उसको प्रेरित करना, ये तो अपराध के ही श्रेणी में आता है। और कहीं ना कहीं सरकार अगर इसका संज्ञान ले रही है तो मुझे लगता है सुरक्षित समाज के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन गौरव जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि जो कानून है वो इस बात की इजाजत देता है कि दो व्यस्त लोग अपनी सहमति से चाहे शादी करें, साथ में रहे, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनको कानून अधिकार देता है इस बात का। फिर ना तो परिवार इस पे पहरा लगा सकती है ना सरकार। जी हाँ, बिल्कुल। संवैधानिक रूप से जो वयस्क है, वो चाहे किसी भी धर्म का, उसको स्वतंत्रता है, वो शादी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। परंतु वही न्यायालय यह भी स्वीकार कर रहा है, उसी न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना वो वैध नहीं माना जा सकता, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता कि सिर्फ शादी करने के लिए हम धर्म परिवर्तन करेंगे, नंबर एक। और दूसरा, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाए, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इससे संज्ञान लिया जा रहा है, इससे मंथन चल रहा है, इसको अपराध की श्रेणी में डाला जा रहा है, क्योंकि कई बच्चियों ने अपनी जान को खोया है, बहुत लोगों के साथ धोखा हुआ है, आर्थिक धोखा हुआ है, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगती है, पूरी की पूरी इज्जत चली जाती है सामाजिक दृष्टि से। तो इस पर संज्ञान सरकार को इस संज्ञान लेने का दायित्व है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो, उत्तराखंड हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, कई सरकारों ने इसका संज्ञान लिया है। हाँ, अलका जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कानून क्या कहता है इस मामले में, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट दो टिप्पणियां करता है। हालांकि एक कुछ दिन पहले की है, उसी कोर्ट से ये टिप्पणी आती है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, उसे जायज नहीं ठहराया जाएगा। आज एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि हम हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि कानून अधिकार देता है दो लोगों को सहमति से शादी करने का या धर्म परिवर्तन करने का। तो कैसे समझे, कानून क्या कहता है इस मामले में? ये दोनों बातें अलग अलग है। जो आज फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो वो अपनी जगह सही है, कोर्ट का फैसला, उसको हम खंडन नहीं कर रहे हैं कि गलत है। लेकिन लव जिहाद जो है, तमाम बच्चियों की जिंदगी दांव पे लग जाती है और जो है इज्जत चली जाती है घर से, वो अलग है। दोनों मैटर अलग है। अगर दो इंडिविजुअल बालिग हैं और वो सफलतापूर्वक, जैसे कि अभी जो फैसला आया है जिसमें प्रियंका और जो है सलमान, तो वो दोनों लोग 1 साल से सफलतापूर्वक रह रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट ने सही किया। अब इसमें जबरन धर्म परिवर्तन करा करके हमारी बच्चियों को लेकर जाते हैं और उनसे अपनी गलत वो आईडी बनाते हैं, हिंदू नाम कलावा बांध करके आ करके फिर कहते हैं कि मैं हिंदू नाम से उनको बहकाते हैं, फुसलाते हैं और उसके बाद ले जाते हैं। तो इसके लिए जो है जबरन फिर बाद में उनको प्रताड़ित करते हैं, जिसमें उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो ये जो धर्म परिवर्तन करा करके और जबरदस्ती वाला हिसाब किताब है, वो गलत है। ठीक है भूपेंद्र जी, जी मैं आता हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि क्या पहले से, चूंकि क्या ये कानून नहीं है कि अगर कोई धर्म बदल के अपना नाम या पहचान बदल के धोखाधड़ी करता है, ये तो पहले से है ना कानून के, उसके खिलाफ एक्ट भी है, सजा भी है, सारे प्रावधान है। फिर ये नया कानून लाके क्या साबित किया जा रहा है और क्या कितना अलग है ये उससे जो पहले है ऐसा? देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। अपने 29 प्रदेशों में 8 प्रदेशों में पहले से ही एक एक्ट है, कम सुना गया है, उसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जी। मेरे ख्याल से उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, इस तरह के हिमाचल प्रदेश 8 प्रदेशों में पहले से ही है। अच्छा। जिसमें धर्म परिवर्तन को लेकर के कानून है और उसमें कानून में परिवर्तन भी किया गया समय और परिस्थिति को देख करके। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार उसी में और भी परिवर्तन करके ये लव जिहाद या उसका कोई सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, देखिए जब हम लव जिहाद कहते हैं आज के टाइम में, तो वर्ड का जो कैनोटेशन है उसको समझना पड़ेगा। लव जिहाद आज के टाइम में वो जिहाद और लव दोनों मिलकर के जो इनोवेट किया गया है वर्ड, उसको हम उस तरह नहीं देख सकते धर्म के आईने से मुश्किल। मुझे लगता है लव जिहाद को आज के टाइम में एक यूनिक पिक्युलियर क्राइम का मोडस ऑपरेंडी देखना पड़ेगा। इसकी पिक्युलियरिटी क्या है, समाज में कैसे दिखाई दे रहा है,
कि कोई लड़का किसी को धर्म अपना नाम बता के छद्म नाम रख करके उसे प्रपोज करता है, उसको शादी कर लेता है, शादी करने के बाद उसको मार देता है, जला देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, आईएस के लिए भेज देता है, नाना प्रकार के जो भी है पब्लिक डोमेन में। मैं किसी पर्टिकुलर केस को नहीं बोलता, ये समाज देख रहा है। और अगर समाज में कुछ दिख रहा है और वो अपराध है तो उसको रोकने का काम किसका है? मेरा आंसर ये है कि रोकने का काम स्टेट का है। बिल्कुल, स्टेट कानून बनाए। तो जब तक कोई भी अपराध की श्रेणी या मोडस ऑपरेंडी पर्टिकुलर अपराध सामान्य कानूनों में जो इंडियन पिनल कोड है और भी जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उससे कवर होता है तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब कोई स्पेशल मोडस ऑपरेंडी अप्लाई की जा रही है समाज में चेंज होने से, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, तो एक नए कानून की आवश्यकता हमेशा से होती है। ठीक है। कोटा क्यों आया, टाडा क्यों आया, पाक्सो क्यों आया, कोपेपोसा क्यों आया? ये एक उत्तर है इसका कि इस तरह का भी एक कानून आवश्यक हो गया है जी। 2009 से लेकर के 2020 तक कितनी संख्या हुई लव जिहाद के केसों की? केरल में केस भरे पड़े हैं, कर्नाटक में केस भरे पड़े हैं, हरियाणा में एक लड़की को सरेआम गोली मार दी जाती है, आपके हाथरस में, या मैं हाथरस तो नहीं कहता, और भी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ बिजनौर, यानी रुक के ऐसे मामले आते रहे हैं और इसलिए चुनौती सरकार के लिए भी बड़ी हो जाती है। कीर्ति जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कीर्ति निधि पांडे। देखिए, भूपेंद्र जी माध्यम से न्यायालय प्रैक्टिस करने में बड़ी सकता है, लेकिन एक तो सवाल बहुत जरूरी सवाल है राजनीति कि इतनी बातों को गिना रहे हैं, क्या उसके लिए कानून नहीं है? कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अगर अपनी पत्नी को मार दे, अपनी पत्नी को किसी संगठन के बेच दे, अपनी पत्नी का उत्पीड़न करे या जबरन वो धर्म के लोग जब शादी करे, जबरन धर्म परिवर्तन हो, तो उसके लिए भी कानून है। क्या धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते? अब तो सवाल जो उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों में खुले सरकार इस तरीके के एजेंडे लाती है और इस तरीके के एजेंडे के आधार पर अपनी सरकार को चलाना बताना चाहती है। अब जो मुद्दा है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था बनाए रखने का मुद्दा, इन सब मुद्दों पे जब सरकार फेल हो गई है तो इस तरीके के कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन कीर्ति जी, ये भी तो एक गंभीर मुद्दा है, इसको रोकना भी तो एक बड़ी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं शासन की। क्या ये देश राजेश जी अनेकता एकता की संस्कृति वाला देश है, ये देश अनेक वर्गों और धर्मों को मानने वाला देश है, ये देश अनेक जात धर्म के लोगों का देश है। इस देश के अंदर तमाम धर्म जात मजहब के लोग रहते हैं। अगर तो ये व्यवस्था अगर माननीय उच्च न्यायालय ने बात क्यों कहा, एक टिप्पणी क्यों किया कि समलैंगिक हो के हों, अगर वो व्यस्त है तो एक साथ विवाह करने के लिए वो स्वतंत्र है, उसमें कोई बाधक नहीं कर सकता। तो ये सरकार में ये बात कानून आ रहे थे, सरकार उसमें बाधक करना चाहती है, लोगों को जनता की तस्वीर नहीं दिले देना चाहते। क्या सरकार के पास सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार ये मुद्दा बचा? महंगाई उसके लिए मुद्दा नहीं, बेरोजगारी उसके लिए मुद्दा नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त करके मुद्दा नहीं उसके लिए। और कानून में इतनी धाराएं, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसको लगाम लगाई जा सकती है। सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था जो जिम्मेदारी है, अगर वो निश्चय कर ले तो इस तरीके के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अंशु, क्या नहीं लगता विपक्ष को कि या कांग्रेस को कि ये एक गंभीर मसला है और इस पे रोक लगनी चाहिए? क्योंकि रुक के कहीं ना कहीं से इस तरह के मामले आए हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया हो या झूठा नाम बता के किसी से शादी की गई हो, ऐसे कई मामले दिन में आते हैं। तो क्या नहीं लगता कि इस पे रोक लगनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, या फिर यही लगता है कि नहीं, सिर्फ जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इसे केंद्र में लाया गया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि जबरन कोई भी धर्म नहीं परिवर्तित करा सकता, कोई भी बिना एक दूसरे की इच्छा के साथ नहीं रह सकता। ये नहीं कि जबरदस्ती आप किसी दूसरे साथी को साथ में रख सकते हैं। बिल्कुल, जरूरत यह है कि कानून है उनको सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। मैंने पहले कहा कि जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं, जबरदस्ती कोई शादी नहीं, जब तक आपस में एक दूसरे की सहमति नहीं। हर एक मामले में ये निजता का अधिकार है, किसी के निजी अधिकार को बिना उसकी सहमति के आप नहीं कर सकते, चाहे धर्म परिवर्तन हो, शादी हो या लिव इन रिलेशनशिप हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी। जरूरत है इस मामले, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की।
जो कि लगातार कानून है और इस तरह जो भी घटनाएं आ रही वो गलत है, हाँ। नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जागरूकता की जरूरत है और इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हाँ। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार जो असली मुद्दे मैंने फिर से कहा, हाँ। चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, हाँ। प्रयोगशाला सहायक हो, बिजली विभाग हो, जितने मुद्दे हैं, देश के लोग, प्रदेश के लोग नाराज हैं। भारत सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही निजीकरण करने से। इन सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये किस तरीके से चीजें हिंदू और मुस्लिम हो, किस तरीके से आपस में भेदभाव बढ़े, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। दुखद है, सरकार को तो राज्य के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हाँ। ये ऐसी सरकार है सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के काम कर रही है। ठीक है गौरव मिश्रा, क्या बांटने का काम किया जा रहा है समाज को? क्या एक नजरिए से नहीं देखा जा रहा है? क्या जो बुनियादी मुद्दे हैं वाकई सरकार चाहती है कि उनसे ध्यान हटके इस मुद्दे पे आए, ये केंद्र में आए? देखिए, कभी जब देश में सभी शहरों में दंगे हुआ करते थे और बम विस्फोट हुआ करते थे और इंटरफेरेंस जो है एक्टिव हुआ करते, आज तो वो गुजरे जमाने की बात हो गई। उस समय भी उनके पक्ष में, उनके बचाव में एक धड़ा इस देश में रहा है जो खड़ा होता था और कहता था कि इस बंटवारे की राजनीति से अलग किया जा रहा है। आज वही पेपर से कहां गायब हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है। आज ये दूसरा स्वरूप इतिहास का, कहीं न कहीं ये भी पेपर से नहीं छुपे हुए हैं जो समाज को विखंडित करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। और लव जिहाद जैसे मामलों में अब तो प्रमाणित हो चुका है, जस्टिस केसरवानी ने स्वयं स्वीकार किया और केरल के न्यायालय ने स्वीकार किया, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट में भी इसे स्वीकार किया गया और तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें वध तक किया गया है लड़कियों का, बच्चियों का। तो ऐसे में अगर इस समाज में इस बढ़ती हुई कुरीति को, बढ़ते हुए अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अगर सरकार प्रयास कर रही है, तो इसमें बंटवारा कहां से दिख रहा है? इन्हें दरअसल अपने वोट बैंक का बंटवारा दिख रहा है। तो इसी तुष्टीकरण की राजनीति में ये इतने नीचे जा चुके हैं, इतने दूर जा चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। समाज की सुरक्षा नहीं दिखाई देती, बेटियों की सुरक्षा नहीं दिखाई देती, परिवारों का सम्मान नहीं दिखाई देता। शुरुआत में प्रेरित होकर ये इस तरह के जो बयान देते हैं विपक्ष के लोग, मुझे लगता है सामाजिक मुद्दों पर जिसमें बेटी का सम्मान छुपा हो, परिवारों का, समाज का एक संगठन छुपा हो, उसके खिलाफ बोलना ये उचित नहीं है। ठीक है, यानी सरकार अब भी अपने स्टैंड पे कायम है कि कानून लाया जाएगा और इस पे जो प्रावधान किए गए हैं वो किए जाएंगे, कानून की पूरी तैयारी है, सरकार का स्टैंड अब भी कायम है? बिल्कुल बिल्कुल कायम है। और यही नहीं, जिस भी तरह के अपराध उपजेंगे, अपराध के तो नए नए प्रकार समाज में आते रहते हैं। हाँ। और उसके लिए सरकारें अब समय समय पे कानून भी लाती है। हाँ। आवश्यक नहीं है कि जो पुराने कानून है उनसे नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। हमारी सरकार के ही दौरान 1000 से अधिक पुराने कानूनों को रद्द किया गया है और नए नए कानून भी बनाए गए हैं। ठीक है, वो लेबर रिफॉर्म। अंशु अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंशु जी, देखिए, गौरव जी बार बार ये कह रहे हैं कि समाज की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। पिछले 70 साल से जो सामाजिक सौहार्द चला आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी असल मुद्दों पर बात नहीं करते। केंद्र सरकार में 23 लाख नौकरियां खाली हैं, देश की अर्थव्यवस्था माइनस में जा चुकी है। ये मुद्दे नहीं है क्या? सवाल ये है कि हमें ध्यान देना होगा कि हमारे मुद्दों की प्राथमिकता क्या है। हमारी मुद्दों की प्राथमिकता जो असल जरूरतें हैं, रोजगार है और अपराध है, इन पर नियंत्रण, रोजगार उपलब्ध कराना, ये है। हाँ। या इस तरीके के डिबेट्स हैं। सवाल ये है कि आज बीजेपी इन सारे मुद्दों पर फेल है। जब आप किसानों की बात करते हैं तो देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारे साथी कुछ यहाँ पर बैठे हैं डिबेट में। गांव में जो किसानों का धान है वो 1100 रुपए में बिचौलिए ले रहे हैं और वही बिचौलिए जाकर धान क्रय केंद्रों पर 1865 और 60 में धान को बेच रहे हैं। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं। सामाजिक सुरक्षा तो तब होगी जब वो आर्थिक रूप से सशक्त होगा, जब उसके अधिकार सुरक्षित होंगे और जब आप उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में ज्यादा से ज्यादा अधिकार देश के लोगों को दिए और उनके हित के काम किए। किसानों का 72,000 करोड़ रुपया अगर हमने माफ किया तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन एक महिला सुरक्षा भी तो एक बड़ा मसला है ना अंशु जी, और इसी मुद्दे को, कानून व्यवस्था को आधार बना के भी आप लोग बहुत सरकार को घेरते हैं। घेरना भी चाहिए बतौर विपक्ष, क्योंकि लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन अब जब महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कानून लाया जा रहा है तो फिर उस पर यह क्यों कहा जा रहा है कि जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाया जा रहा है?
देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको मैं बताऊं कि दिल्ली में जब निर्भया की घटना हुई थी, उसके बाद निर्भया फंड बना था। उस निर्भया फंड में कांग्रेस सरकार के समय में सबसे पहले 100 करोड़ रुपए जमा किए गए। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि उत्तर प्रदेश उस निर्भया फंड से सिर्फ 4.5%, मैं रिपीट कर रहा हूं, 4.5% अपने हिस्से का खर्च कर पाया है। तो महिलाओं की सुरक्षा तो तब होगी जब आप महिलाओं के सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाएंगे। हाथरस में आपने क्या संदेश दिया? एक दलित की बेटी को 2:30 बजे रात को सनातन धर्म के विधान के खिलाफ पेट्रोल और डीजल डालकर जला दिया, उनके परिवार वालों को देखने नहीं दिया। तो आम आदमी के अधिकार जब सशक्त होंगे तब समाज सुरक्षित होगा। कोई भी समाज जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो सुरक्षित नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार चाहे कितने कानून बना ले। अलका श्रीवास्तव, समाज को तो लगातार कमजोर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अलका श्रीवास्तव, अब जो चूंकि महिला सुरक्षा का एक मुद्दा भी खूब गरमाया है और महिलाओं को सुरक्षा देने की भी लगातार आवाज उठती रही है और देनी भी चाहिए, उसके लिए लगातार सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, कई कार्यक्रम चलाए गए हैं, कई मिशन चलाए गए हैं। लेकिन अब ये जो कानून बनाने की बात की जा रही है लव जिहाद के खिलाफ, लगता है कि ये कानून बनने के बाद इस तरह के मामले रुकेंगे? कानून स्वागत योग्य फैसला है हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, और जो कोर्ट अपना व्यू देती है वो अपनी जगह सही है। लेकिन उधर जो लखनऊ है, इसमें कानून मैं चाहती हूँ कि इसमें 7 साल से कम की सजा ना हो। उसका अगर ये गैर जमानती होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो अगर 7 साल से कम होगा तब तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसमें जो है, क्योंकि लव जिहाद शुरू थी बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पे है। मेरे पास अनेकों केस आ गए लव जिहाद के, जिसमें अपनी आईडी छुपा करके बात कर रहे नाम बताता है लड़की को, और उसके बाद उसको पार्क ले जाएगा, घुमाएगा, उसके बाद जो है वो शादी करने के बाद उसका जो है वो कहता कि इस्लाम कबूल करेगा। ऐसे तमाम केस मेरे पास आए हैं। इस्लाम जब कबूल नहीं करती है वो लड़की तो उसको प्रताड़ित करते हैं। तो इसमें उसकी जान को भी खतरा रहता है। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसमें जो है सख्त से सख्त इसमें सजा का प्रावधान हो, और जो है जिसमें ये लव जिहाद थोड़ी खत्म हो। ठीक है, भूपेंद्र जी, क्या इस तरह के मामले, चूंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, ऐसे में क्या इस तरह के मामले आए दिन आप लोगों के भी सामने आते हैं? एक बड़ी चुनौती है इस सिस्टम के सामने, और क्या मौजूदा वक्त की ये जरूरत है कि इस पे कानून बनना चाहिए, इस पे रोक लगने के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कानून की आवश्यकता है। और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए, और कानून, नया कानून बनाना है किसी अपराध को रोकने के लिए तो बनाना चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर एक लव जिहाद पे कानून बन जाएगा तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? और क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों इसको किसी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, जिन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि केरल की 2 क्रिश्चियन लड़कियों को इस तरह लव जिहाद में फंसा करके वो विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेश में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनको रोकिए। इस तरह का भी है जो पब्लिक डोमेन में है। तो ऐसा नहीं कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, ये विशुद्ध एक कानूनी मुद्दा है, अपराध से संबंधित मुद्दा है, समाज इससे पीड़ित है, और समाज में डे टू डे ये चीज दिखाई पड़ रही है। मैं अपने आप से एक सवाल पूछूं कि अगर ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं था तो हादिया केस में NIA को क्यों डायरेक्शन दिया गया कि जाके इसकी तहकीकात करिए? जी। कानपुर में क्यों SIT दिया गया किसी तहकीकात करिए? रिजल्ट कुछ भी आया हो, इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी हो सकती है, हो सकता है कि अपराध करने वाला इतना सातिर हो कि इन्वेस्टिगेशन की पकड़ में ना आता हो, लेकिन प्राइमा फेसाई कुछ तो दिखा होगा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इवन छत्तीसगढ़ में अंजलि जैन वाले केस में, अन्य केसों में, इवन हरियाणा में, हर जगह कोर्ट ये कह रही है कि एक लव जिहाद का एंगल इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसका किन किन अपराधों से जुड़ाव है। केवल एक चीज नहीं हो रहा है कि लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में, लव जिहाद शब्द को एक रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई कानून बन रहा है जो लव जिहाद या ऐसे किसी शब्द को जो कि कन्नोटेशन है लव जिहाद तरह के अपराध का, तो उसमें मुझे कोई गड़बड़ नजर नहीं आता। जी,
कीर्ति जी, फिर विपक्ष को क्यों गड़बड़ नजर आती है? क्योंकि जो कानून के जानकार हैं, जिनके सामने रोजाना चुनौतियां आती हैं, इस तरह के मामले आते हैं, वो कह रहे हैं कि वक्त की मांग है कि इस पे कानून बनना चाहिए। फिर विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से क्यों देख रहा है? सवाल है सरकार बराबर कोई भी मसला आता एक सवाल उत्तर की सरकार खड़ा करती है, उसमें विदेशी फंडिंग है। 60 से 2-3 मसले जब सामने आए इस तरीके की, वो घर में लड़की उसको लग जिहाद नाम दिया गया। तो जब इस तरीके के आईटी एक जिम्मेदार अफसर और आईटी द्वारा कहा गया कि फंडिंग हो रही है, लेकिन आप तक कोई सबूत नहीं मिल पाए। और उत्तर प्रदेश की सरकार को तो हाथरस के अंदर दलित बेटी का जब रेप हुआ, उसकी मौत हो गई, तो उसमें भी विदेशी फंडिंग की सरकार को साजिश की गई। सरकार को उसमें भी कह रही थी कि विदेशों से फंडिंग करके किया गया, बड़ी साजिश करने की तैयारी थी विपक्ष की, और उसमें विदेशी ताकत इन्वॉल्व हो गया। सरकार के खिलाफ साजिश थी, क्या कोई सबूत मिल पाया अब तक? लगातार जांच कर रही है एसआईटी का गठन तो सरकार झुंझुना पकड़ा रही है उत्तर प्रदेश के लोगों। एक भी एसआईटी की रिपोर्ट विकास दुबे के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आ पाई। ठीक है, भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी कि इसी बात पे, इस टिप्पणी पे भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? भूपेंद्र प्रताप सिंह जी। कीर्ति जी, मैं बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आप ये ना समझें कि लव जिहाद जो शब्द है, इसका नामकरण किसी सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार, कर्नाटक या हरियाणा, छत्तीसगढ़ ने। हाँ। लव जिहाद का नाम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस शंकरन ने अपने जजमेंट में 2009 में इस शब्द का प्रयोग किया। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सब अधिक कोर्टों में और थानों में प्रयोग होने लगा। लव जिहाद कोई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इजाद नहीं किया। हाँ, या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया, जबकि केरल में मामले हुए थे। अगर दूर से देखें तो लव जिहाद शब्द ये इंग्लैंड से आया। उसके पहले इटली में भी ऐसी चर्चा हुई, फ्रांस में चर्चा हुई। तो लव जिहाद शब्द जो इनोवेट हुआ, जो पहले प्रकाश में आया, वो 2009 में आया। ठीक है, कीर्ति जी अब आप अपनी बात रखें। हटाने की बजाय मुद्दा आज क्या है? मुद्दा है महंगाई। 50 रुपए किलो अनलिमिटेड राजेश, ये महंगाई है उत्तर प्रदेश में। और लगातार कानून व्यवस्था जो क्या महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर एंटी रोमियो एक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बनाया। कहाँ गया एंटी रोमियो एक्ट? महिलाएं थाने से जाते हैं तो किस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से थानेदार और गिरोदा बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ, पूरी घटना का विवरण उनको जानना चाहते हैं महिलाओं से, बिना महिला पुलिस के। और इस तरीके के कई मामले 3 साल की सरकार में आए हम लोगों के सामने, और लगातार उससे हम लोगों ने बोलने का काम किया, लड़ने का काम किया। ये सरकार मिशन शक्ति चला रही है, लेकिन क्या महिलाओं को सुरक्षा दे पाई? क्या हाथों की बेटी को सुरक्षा लिया? क्या बलराम की बेटी को सुरक्षा लिया? क्या गाजियाबाद में सुरक्षा लिया? क्या अमेठी में सुरक्षा लिया? क्या इलाहाबाद में सुरक्षा लिया? क्या गोरखपुर में सुरक्षा लिया? ठीक है, सरकार दे पाई? ये सरकार, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी रोजगार देने की। 7 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा था, 35 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार देना है। ठीक है, 4 साल की सरकार। ठीक है कीर्ति जी, मैं आपकी बात पहुंचाता हूं और उस पर जवाब ले लेता हूं। गौरव जी आता हूं। कीर्ति निधि पांडे, गौरव जी, बड़ी बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अभियान चलाए गए, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, वो ना जाने कहां है, विपक्ष ये भी देख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। मिशन शक्ति चलाया गया, वो भी जमीन पे काम नहीं कर रहा, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। कई ऐसे कार्यक्रम, कई ऐसे कानून हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो फिर जो नया बनाने की तैयारी है वो कैसे काम करेगा? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो पुराने कानून है वो काम नहीं कर रहे? ये कीर्ति निधि जी कह रहे हैं सीधा सीधा, उन्होंने आप ही के ऊपर ये सीधा आरोप लगाया कि ना तो मिशन शक्ति दिखाई दे रहा है, ना एंटी रोमियो स्क्वाड, और जो पहले से कानून है वो भी ठीक से उनका पालन नहीं हो रहा। देखिए, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि अपराध पे इतना बड़ा नियंत्रण इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो संगठित अपराध हो, माफियाओं का अपराध हो, या फिर इस तरह के मंचलों का अपराध हो, सभी पर नियंत्रण हमारी सरकार ने प्राप्त किया है। अभी हमारे विपक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि नौकरियों की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है। कम से कम वो आंकड़े देख करके आया करे, पढ़ करके आया करे, तब इस तरह की बात उठाया करे। हमारी ही सरकार है जिसने सर्वाधिक नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम किया, हमारी सरकार है कि सर्वाधिक गन्ना मूल्य देने का रिकॉर्ड कायम किया, हमारी ही सरकार है कि सर्वाधिक अपराधियों को जेलों में घुसने का और इनकाउंटर करने का रिकॉर्ड
कायम किया, तो सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने रिकॉर्ड ही बनाया है। और आज भी समाज में वो सारे विषय जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जो समाज के लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं, इससे हमारी सरकार सजग है। और ये लव जिहाद से इनको समस्या क्या है? लव से कोई समस्या नहीं है, इनको समस्या है जिहाद के शब्द से, इनको प्रेम है जिहाद के शब्द से। उस शब्द से इनके वोट बैंक प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें परेशानी हो रही है, और कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि भूपेंद्र जी ने कहा कि ये शब्द माननीय न्यायालय के मुख से ये निकला हुआ शब्द है और किसी सरकार के या किसी के पार्टी के द्वारा दिया गया नहीं है। आज उसको लेकर के खुद ये राजनीति शुरू कर दिए हैं, और कहीं न कहीं ये महिला सुरक्षा और हमारी बेटियों की सुरक्षा के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये बेहद घातक साबित होगा इनके लिए। अंशु जी, आपने सुना, क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं उन तमाम आरोपों के जवाब गौरव जी ने यहाँ पे दिए, और उन्होंने बताया कि सिर्फ आपत्ति जो है आप लोगों को लव जिहाद में जिहाद से है। इस बात में कितनी सच्चाई है? अंशु जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही, लेकिन भूपेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो मामले हैं इसको हम सियासत के अलग नजरिए से देखें तो बेहद जरूरी है मौजूदा वक्त में कि कानून बने, ऐसे मामलों पे रोक लगे, और जो बहन बेटियों के साथ इस तरीके के मामले रोजाना आते हैं धोखाधड़ी के, कम से कम उन पे रोक लगनी चाहिए। इसे सियासी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और एक अपराध कारित करने का जो तरीका है, नया तरीका है, जिसको लव जिहाद के हिसाब से हम समझ सकते हैं, उसको कैसे रोका जाए। अगर वो सामान्य कानूनों से रुकता होता तो इतनी घटनाएं हमको नहीं दिखाई पड़ती जी। चूंकि ये नहीं रुक रही हैं, और केरल से उठा हुआ जलजला आज उत्तर प्रदेश में आपके अड़ोस पड़ोस में दिखाई दे रहा है, और ये केवल एक अपराध नहीं है, ये संगठित अपराध का प्रारूप दिखाई पड़ रहा है। अगर ये कोई एक व्यक्ति द्वारा कारित अपराध होता और इसके पीछे कोई संगठित अपराध, संगठित सोच नहीं होती, तो शायद कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं और प्रकाश में आ रहे हैं, और इनका जुड़ाव अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के गिरोहों से हो रहा है, और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये खुद बता रही है, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत इसमें मत नहीं है जी, कि ये अपराध ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में अपना दिखा रहा है चेहरा। तो ऐसे में जब कोई पिक्यूलियर मोड ऑफ क्राइम है, तो उसके लिए नए कानून की हमेशा से आवश्यकता रही है। आप टाडा देख लें आतंकवाद के लिए, कोटा देख लें, फिर जब बच्चों के साथ अपराध होने लगा तो पॉक्सो आया जी। इस तरह के तमाम क्राइम जो किसे कहते हैं अंग्रेजी में टू सेट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन मोशन, तो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे डेटर करे फॉर द डेटरिंग द क्राइम, नए अपराध, नए कानून की आवश्यकता होती है। देखिए समाज में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, हम रोज बदल रहे हैं, तो उसके साथ हमें कानून को भी बदलना पड़ता है, पड़ेगा ही जी। और आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, और ये मौजूदा वक्त में जो बहस का एक विषय बना हुआ है, क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों को जोड़ के देखा जा सकता है? नहीं, मुझे लगता है दोनों अलग अलग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो कंसेंटिंग एडल्ट अपने मनमर्जी से, अपने चॉइस से शादी करें, कोई नहीं रोक सकता, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो पहले मिस्टर त्रिपाठी ने, जस्टिस त्रिपाठी ने जजमेंट दिया था जी, वो एकदम उसका फैक्ट अलग है। उसने, जहां तक मुझे याद है, कि पुरुष ने अपना धर्म परिवर्तन शादी करने के लिए किया था, बाद में फिर अपना धर्म परिवर्तन चेंज की प्रोटेक्शन मांग रहा था। तो ऐसे में ये प्रतीत हो रहा था, जिसे हम कहते हैं प्राइमा फेसाई अपीयरेंस, ये प्रतीत हो रहा था कि वह व्यक्ति ने शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। तब ये कहा गया था कि शादी के लिए सिर्फ ये जायज नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करें। इंटेंशन बड़ा कैटेगोरिकल अपरेंट था, सरफेस में आ रहा था कि इसने अपना धर्म परिवर्तन शादी की नियत से किया है, और अब ये शादी के नियत धर्म परिवर्तन बदल रहा है। देखिए ढेर सारी घटनाएं ऐसी आई हैं जहां लड़की के धर्म परिवर्तन को ना बदल करके, धर्म परिवर्तन ना करके, लड़के ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और शादी कर ली। 1 महीने 2 महीने बीतने के बाद उसने प्रेसाइज करना शुरू किया कि अब तुम मुसलमान बन जाओ, उसके साथ मारपीट करने लगा, डोमेस्टिक वायलेंस करने लगा। तो ऐसी घटनाओं को देख करके कहा गया कि ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये केवल हिंदुओं के साथ नहीं है जी, ऐसा क्रिश्चियन के साथ भी है। केरल में जितने हिंदू परिवर्तित किए गए, उतना मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी परिवर्तित किए गए। इसलिए जस्टिस कुरियन ने चिट्ठी भी लिखी जी, लगभग 30,000 की संख्या आती है, परिवर्तन हुआ था। तो ऐसे में क्या, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग धर्म के हैं, या तो वो एक रिलेशनशिप में है या वो एक दूसरे के प्यार में है, क्या उन्हें डरने की जरूरत है, या ये सिर्फ डर उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी नीयत ही गलत है? मुझे लगता है आपकी दूसरी बात सही है, डरे वो जिनकी नीयत गलत है। और हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने चॉइस से शादी करें, चाहे जिस धर्म के हों। एक बात मैं आपको नहीं जोड़ना चाहूंगा, शादी का एक
और भी कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, उसमें धर्म की बात ही नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हैं वो आवेदन करके अपनी शादी कर सकते हैं जी। तो अगर किसी की नीयत इतनी ही साफ है कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो जाके उसमें शादी क्यों नहीं कर लेता, वो भी तो कानून है। लेकिन अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है, बल का प्रयोग करता है, फोर्स का प्रयोग करता है, तो मुझे लगता है अपराध की श्रेणी में है, आना भी चाहिए। अगर प्रारूप बदलता है तो नया कानून भी आना चाहिए। बिल्कुल, और वक्त की मांग भी यही है कि जिस तरीके के मामले आ रहे हैं इनको रोकने के लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन और सरकार ने साफ संकेत भी दिए हैं, इसकी तैयारी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह आपका, कीर्ति निधि पांडे, अंशु अवस्थी, गौरव मिश्रा, अलका श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बहस का जो मकसद है वो यही कि जो मौजूदा वक्त में हालात बने हुए हैं उस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो कितना अलग था, सरकार जो लव जिहाद पे कानून लाने की तैयारी कर रही है उसकी मंशा क्या है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा में आप सबके जो सवाल थे उनके जवाब मिले होंगे। कुछ सवाल अभी बरकरार हैं जिनके जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेंगे।